बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और आदाब। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी। 24/9 में खुश आमदीद और एक बार फिर से हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, और गुड मॉर्निंग तो वैसे मैं कहने लगा था, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे देखने में आ रही है तो गुड न्यूज़ नहीं है ये कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये बड़ी परेशानी की बात है कि जैसे ही ग्रेजुअली कम हुए केसेस एक बार फिर बढ़ गए। अब पंजाब और केपी में सख्त लॉकडाउन की बात की जा रही है। इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन ऑलरेडी स्मार्ट लॉकडाउन वो तो लगा ही हुआ है। और अब जो सिचुएशन है इस वक्त के 6 बजे पंजाब में और केपी में 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी और तमाम जो तकरीबात थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। डाइनिंग इन बंद कर दी गई, डाइन आउट बंद कर दिया गया। तो ये सख्त फैसले लिए गए इसीलिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे। बिल्कुल, इस पर आज हम बात करेंगे शो में। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे। ओवर द वीकेंड रिजल्ट आ गया जी हमारे पास और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए हैं वो आज चैलेंज भी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में सादिक सजरानी एक मरतबा फिर से चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं उस इलेक्शन की रूलिंग के मुताबिक। अब आगे उसमें फर्दर क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे, क्या क्या मुमकिनात हैं। और इसके साथ साथ महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। वो आटा, चीनी, दालें हो, उसके साथ साथ फिर आप देखिए अबुजर के जैसे जैसे महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है लोगों की जिंदगी और बजट जो है वो तंग। बिल्कुल, एक जानिब कहा जाता है कि डॉलर के रेट में मुस्तहकम हुआ है, इसके अलावा फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बेहतर हुए हैं, रेमिटेंसेस बेहतर हुई, लेकिन उससे आम आवाम को फर्क नहीं पड़ रहा। उससे जो रिलीफ है वो नहीं मिल पा रहा। पेट्रोल बढ़ाने की फिर से बातें की जा रही थी, एक दफा फिर पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। तो ये परेशानी की बात है। इसको हुकूमत को देखना होगा कि आखिर क्यों नहीं आम जो इंसान है, गरीब अवाम है, उसको रिलीफ मिल पा रहा। बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले आज की हमारी स्टोरी कोरोना केसेस में इजाफे के हवाले से है जी। पंजाब में आज से कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म, जबकि हफ्ता और इतवार को काम की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर खाना खाने पर पाबंदी। ताजिरों ने हुकूमती फैसला मानने से इनकार कर दिया जी। और अब दूसरी जानिब जो वजूहात हैं वो ये हैं कि कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 2253 अफराद, यानी कि एक बार फिर 2000 से ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है और ये तस्दीक हो चुकी है। मजीद 29 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियोज में हम डिस्कस करेंगे आज मरीम नवाज फिर जेल जाएंगी या नहीं। दरख्वास्त दे दी गई है जी नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी समाअत आज होगी। और मरीम नवाज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में वो जमानत पर रिहा हैं। जमानत को मनसूख करने की दरख्वास्त दी गई है। और इसके अलावा जो कि हम आगाज़ में बात कर रहे थे, महंगाई से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। आटा, चीनी, चावल, घी मज़ीद महंगा हो गया है। आलू, टमाटर, दाल, चना, दाल माश, दाल मसूर की कीमत भी बढ़ गई है। और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 26 बुनियादी जो अशिया हैं उनकी 11% तक महंगाई देखने में आई है। आज हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले तो हम टाउन की ही बात करेंगे जी। केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। 2200 प्लस केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ साथ अमवात की तादाद भी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि 50 प्लस जा रही थी, गुज़श्ता 24 घंटों में 43 हुई। इसके साथ साथ आज तमाम स्कूल्स जो है वो बंद रहेंगे। सिर्फ पेपर्स की इजाजत होगी 2 हफ्ते के लिए। स्प्रिंग हॉलीडेज के नाम पर जो है वो पंजाब और केपीके में स्कूल्स बंद कर। और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात भी की जा रही है कि शायद वो स्टार्ट हो जाएं। हफ्ता और इतवार को काम करने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि 6 बजे पीर से जुम्मा और उसके बाद सैटरडे और संडे बिल्कुल बंद होगा, यानी कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर खाना खाने पर भी पाबंदी है और ताजिरों ने अब हुकूमती फैसला मानने से इनकार किया है। ये परेशानी की बात है कि आखिर जो ताजिर हैं किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि कल भी हमने देखा कि एहतजाज किया गया लाहौर की सड़कों पर, लिबर्टी मार्केट के अराउंड भी एहतजाज किया गया था रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से। और दूसरी जानिब जो ओवरऑल लाहौर की ताजिर बरादरी है वो ये कह रही है कि हम लोग 8 बजे या 10 बजे तक तो इसको मान सकते हैं, लेकिन 6 बजे को कतई हम नहीं मान सकते। इसके साथ साथ तमाम मकामी इंतजामिया ने शादी और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी लगा दी है। इवन अब मार्किज भी बंद रहेंगी। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके अंदर लिखा है कि मार्किज और ओपन एयर अगर कोई तकरीब होगी तो वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकेगी और वो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, ताकि वेंटिलेशन ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना छत भी नहीं हो और चारों तरफ से भी वो खुला हो। और 300 से ज्यादा शहरी जो है वो उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता दफातर के हवाले से भी पॉलिसी, जिस पर इस्लामाबाद में तो फौरन अमल दरामद शुरू हो चुका है कि 50% से ज्यादा अमला बुलाने की इजाजत नहीं होगी। लाहौर समेत दीगर इलाकों के जो मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उनमें पिंडी है, गुजरात है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, जबकि चीचा वतनी भी है। चीचा वतनी में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। बाकी 7 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर मार्केट्स और तमाम चीजें जो हैं वो टाइम लिमिटेड कर दी। बिल्कुल, अब सूरत हाल क्या है, किस तरह से मैनेज
मैनेज किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मीर साहब, जिनका ताल्लुक़ है अंजुमन ताजरान पाकिस्तान से, और वो हमें बताएंगे कि क्या लाहे अमल अपनाया है ताजरों ने, क्योंकि अब तो लॉकडाउन के हवाले से और जो सख्ती है SOPs की, उस पर अमल दरामद के लिए आज से दिन दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो सिचुएशन थी ओवरऑल, हमने देखा कि ये बात की जा रही थी कि सख्ती होगी SOPs की, क्योंकि खिलाफ वर्जी होते हुए हमने देखी। अब आप बताइएगा, आज से 6 बजे दुकानें बंद होंगी पंजाब के 7 अजला में, क्या फैसला किया गया आपकी तंजीम की तरफ से? देखें, पहली बात तो ये हम समझते हैं कि जान से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं है, और जान की हिफाजत के लिए जो भी इकदाम उठाए जाएं और उनमें हमारा ताउन और हमारी मदद और हमारी मुआवनत जो है वो हमेशा रियासत के साथ रही है और रहेगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि हुकूमत जो है वो जिस भोंडे अंदाज से इस सारे सिलसिले को कर रही है, हमें एतराज़ इस पे है। हम समझते हैं कि देखें, पहले इन्होंने हमें ये बताया कि चंद जो ज़िले हैं उनके अंदर ये लॉकडाउन की पॉलिसी अप्लाई होगी जी, और इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया, और वो नोटिफिकेशन था 11 मार्च का। उसमें इन्होंने बताया कि जी रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी जी। फिर एक दिन बाद 13 मार्च को एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें इन्होंने कारोबार के औकात का फिर की और उनको रात शाम 6 बजे कर दिया। फिर कहा कि जी ये चंद इजला हैं, इन इजला में ये अप्लाई होगा। अब कल एक और नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया, जिसमें इन्होंने तमाम पंजाब के जो CPOs हैं और पंजाब के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनको ये हदायत जारी किए हैं कि इसका जो दायरा कार है ये पूरे पंजाब के अंदर तमाम अजला के अंदर जो है वो इन्होंने इसको जो है वो अपना लागू कर दिया। यानी हुकूमत जो है उसकी हमें किसी पॉलिसी की कोरोना वायरस को लेकर समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये कोरोना गर्दी हो रही है, और ये कोरोना गर्दी जो है ये ताजरों के साथ हो रही है और बिजनेस कम्युनिटी के साथ हो रही है, और बिजनेस कम्युनिटी को किसी एक मामले पर भी ना एतमाद में लिया जाता है, ना स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाता है, ना जानबूझकर तो डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, कोई बात सुनी जाती है। मीर साहब, बड़ी कैलकुलेटिव मेजरमेंट्स ली जा रही हैं। अगर ऐसा ही होता तो सिंध और बलूचिस्तान में भी बंद कर दिए जाते। सिंध में ये टाइमिंग्स नहीं है, KPK में 8 बजे तक रखा, पंजाब में भी इवन कंप्लीटली ये नाफिज नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और फिर ये इन्होंने इसका दायरा कार सिर्फ पंजाब तक रखा है, और बाकी सूबे जो हैं वो शायद कोरोना फ्री हो गए हैं। अब ये सारी की सारी चीजें शकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं कि ये हुकूमत जो है ये कोरोना गर्दी के नाम पर जो है ये सियासी मकासद हासिल करना चाह रही है। हमें पता है कि अपोजिशन की तहरीक के यही यहाँ है, और आप जानते हैं 15 अप्रैल के बाद तो हम अपना रमजान के फेज में चले जाएंगे, रोजे होंगे, और फिर एक बात बताइएगा, आपको याद होगा 15 मई तक जब ईद आएगी मीर साहब, आपको याद होगा कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मुतासिर ताजिर कम्युनिटी हुई थी। आप लोग तब भी बड़े परेशान हुए थे, लेकिन जो मेक श्योर किया था गवर्नमेंट को कि मास्क लगाएंगे, SOPs को फॉलो करेंगे, क्या बाजारों में वो मास्क लगाकर SOPs फॉलो हो रहे हैं? जी, ये माजी करीब में जब ये कोरोना आया तो आपको याद होगा कि हमने SOPs को फॉलो किया और हमने उन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया, और उसकी रिकॉग्निशन आपको आपकी हर टेलीफोन कॉल पर मिलती रही है। जब आप किसी सेलुलर नेटवर्क पे जाते हैं तो आपको बताते रहे हैं कुछ दिन पहले वो कि माजी करीब के अंदर हमारी कौम ने, हम लोगों ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया। रिलैक्स हो गए थे ना, फिर रिलैक्स हो गए थे ना, मालिक में कोरोना फैला, वहाँ तो बहुत अमवात हुई, लेकिन हम बच गए। तो ये वो उसकी वजह थी कि हमने जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ताजरों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आपकी तमाम बातें एक जानिब, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया पर यही ऑपरेट किया जाता है, आपकी तमाम बातें हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। मीर साहब, आपकी तमाम बातें जो है एक्नॉलेज भी हो रही हैं, लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इस मामले पर लोगों का मुख्तलिफ राय है, आपकी एक राय है, लेकिन गवर्नमेंट अब ये लागू कर रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कर चुकी है, आज से शुरू जी, आज से भी हो चुका है लागू, तो क्या प्लान है? क्योंकि अब आइंदा के लाहेअमल पूछना चाह रहे हैं हम कि क्या करना है, इंतजामात जो हैं वो क्या किए गए हैं, या फिर कोई एहतजाज करने जा रहे हैं, या फिर कोई मुज़ाकरात करेंगे? प्लान क्या आपका? देखिए जी, आज हम जो है वो नीला गुंबद साइकिल मार्केट के बाहर फवारा चौक है, वहां पर हम ताजरों का एक एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं, और आज दोबारा हम हुकूमत को ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इस नोटिफिकेशन पर नजरसानी करें, और अगर कोरोना वायरस को लेकर ही उन्होंने शाम 6 बजे की टाइमिंग्स की हैं रिटेल मार्केट के लिए, तो इसको तो ओपन कर दें 24 घंटों के लिए, ताकि कोरोना जो है वो फैले ना।
अगर शाम 6 बजे का वक्त होगा तो ये कोरोना के फैलाव का सबब भी बन सकता है। एक तो ये हम दरखास्त करेंगे, और दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूं, ये मार्केटें बंद नहीं होंगी। वो इसलिए बंद नहीं होंगी कि जो आपकी जो इंतजामिया और पुलिस है वो पैसे खाएगी दुकानदारों से, वो ताजरों से माल बनाएगी, माल बटोरेगी, और दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। आप देखिएगा, जब दुकानें खुली रहेंगी और कारोबार छुप छुप के होता रहेगा तो फिर गवर्नमेंट वो नजर तो आ ही जाएगा। ऐसा हुआ तो मीर साहब, जो उनके इकदाम है वो कहाँ जाएंगे? मीर साहब ऐसा हुआ तो नजर तो आ ही जाएगा। ऐसी भी बात नहीं है कि मतलब कैमरे की आंख से ओझल तो नहीं होगी अगर कोई मार्केट लाहौर की या किसी और शहर की नजर आएगी तो। नहीं, ऐसी बात होगी, और माजी में भी ऐसे होता रहा है। आप जानते हैं ठीक है कि माजी में भी ऐसे ही हुआ है। माजी में भी ऐसे ही हुआ है। कुछ ज़्यादा खुश नहीं है एनसीओसी और गवर्नमेंट के इन डिसीजन से। लाहौर की ताजर बरादरी नईम मीर साहब उसको रिप्रेजेंट करे थे, अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब आपका। उन्होंने कहा कि एहतजाजी कैंप हम लगाने जा रहे हैं और मार्केट्स 6 बजे नहीं 8 बजे बंद होना चाहिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इनको बिठाकर इनसे बात करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड रिवाइज देयर डिसीजन, दे शुड मेक श्योर कि ताजर बरादरी जो मेजर स्टेक होल्डर भी है इस पूरे डिसीजन में, वो ऑन बोर्ड आ जाए और उनका डिसीजन है इंपॉर्टेंट। जिस तरह से उन्होंने कहा कि रश होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि जब पता हो ना 6 बजे मार्केटें बंद होनी है तो ज्यादा से ज्यादा रश कर लेते हैं, और 6 बजे से पहले 5 से 6 का वो टाइम होता है जब बहुत ज्यादा रश होता है, पीक आवर बन जाता है। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि आप या तो इसको 8 बजे लेके जाएं, या फिर आप लोगों के साथ मैनेजमेंट ऐसे करें कि ये ना हो कि आप 5 बजे देखें जाके रश हो मार्केट्स में और वहां पर खड़े होने की जगह ना हो। एसओपीज तो लोगों ने इस तरह फॉलो करनी है। लेकिन अब सर आप ये देखिए कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने जो तीसरी लहर और बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया, उन्होंने ये भी कह दिया है कि पंजाब और केपीके में मुकम्मल लॉकडाउन भी लग सकता है। एंड बाय दैट दे मीन लॉकडाउन जो 2020 में हुआ था कि बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाएगा, दफातर जाने की इजाजत भी नहीं होगी। शहरियों को खबरदार किया गया है। तो खुदारा एसओपीज को सख्ती से फॉलो करें, खास तौर पर जब ये बात की जा रही है कि बरतानिया का जो वेरिएंट वायरस है, जो म्यूटेटेड वायरस है कोरोना वायरस, वो अब यहाँ पहुंच चुका है। सिचुएशन वाकई में काफी खराब हो रही है। लोगों की सेहत जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो सख्त डिसीजन लेगी। मुतासर कौन होगा? मैं, आप, वो तमाम लोग जिनका कारोबार इससे मुंसलिक है। तो अभी तो 7 अजला में ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन अभी मजीद मीटिंग्स होंगी, मजीद कैलकुलेशंस जो है वो देखी जाएंगी कि कितने नंबर हैं, कितनी रेशो है। उसके बाद इंडिया ये भी है कि शायद मुकम्मल लॉकडाउन। और इसके अलावा अगर पंजाब में ऐसा हुआ तो मजीद मईशत भी आपकी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि अभी भी एहतियात करें, मैक्सिमम कोशिश करें, क्योंकि सिंध में तो अभी ये कहा गया है कि सईद गनी साहब ने कि वहाँ पर कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है। तो अभी वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, लेकिन बहुत से शहरों में सख्ती की जा रही है। और केपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सख्ती कर ली गई है और वहाँ पर 8 बजे का टाइम दिया गया, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल तशवीशनाक थी। और इस्लामाबाद में ऑलरेडी इम्पोज कर दिया गया है ये सख्तियाँ एसओपीज़ की, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी हैं। अगर ये ना होंगी तो फिर मामला मजीद बिगड़ सकते हैं, क्योंकि लोग एक और भी मामला भी है इसके साथ एसओपीज़ की, जहाँ पर खिलाफ वर्जी है वहीं पर लोग वैक्सीन भी उस तरह से नहीं लगवा रहे हैं जो कि एक आइडली लगानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि गवर्नमेंट ने वैक्सीन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को जो है वो वैक्सीन लगवाई जाएंगी। बुजुर्गों को तनबीह की जा रही है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों के लिए वैक्सीन जारी की गई है और एनसीओसी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी अपने घर में रहने वाले बुजुर्ग का शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी स्पेस, बगैर किसी डैश के 1166 पर मैसेज करें, फिर उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद आप जो भी असाइंड सेंटर्स हैं वहां जाकर रिपोर्ट करेंगे, आप अपना वो नंबर दिखाएंगे और आपको वैक्सीन। और इसके अलावा एक चीज और भी देखनी है कि आपने गवर्नमेंट की तरफ से ये तो अलाउ है कि आप वॉक इन भी कर सकते हैं, लेकिन तरीकाकार जो है, जो आइडली अच्छा तरीकाकार है वो ये है कि आप मैसेज करें, रिस्पांस आने के बाद तभी जाएं। क्योंकि कल हमने देखा कि लाहौर के एक्सपो सेंटर में बहुत ज्यादा रश हो गया था, क्योंकि लोग अपॉइंटमेंट के बगैर से वॉक इन करना चाहते थे और रश होने की वजह से वहां पर मैनेजमेंट भी मसला आया। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की सिचुएशन इस वक्त ओवरऑल पंजाब में क्या है, और इसके साथ साथ वैक्सीन के ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर सोमिया इक्तदार हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उनसे दोबारा हम राब्ता करेंगे, उनसे हमारा
सिग्नल्स इशू की वजह से जो है वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है जो कोरोना वैक्सीन की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 पोर्शंस में इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स और जितने मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको रजिस्टर किया गया, उनको वैक्सीन लगाई गई। और अब सेकेंड जो फेज शुरू हुआ है उसमें 60 इयर्स प्लस के तमाम बुजुर्गों को जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है। लेकिन मैं ये देख रही थी और कल मैं ये पढ़ भी रही थी कि जितनी रिलक्टेंसी वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान में है शायद ही कहीं पर हो। हम हर चीज को बहुत ज्यादा मिथ्स के साथ जोड़कर नेगेटिविटी जो है वो वैक्सीन लगाने की वजह क्या है और कॉजेज निकालते हैं। सिर्फ आप ये भी कॉज अगर रख लें कि वैक्सीन आपकी सेहत के लिए जरूरी है तो वही काफी होगा। डॉक्टर सोबिया इख्तियार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा हम तो खुश हो रहे थे कि रेशो जो है वो 3.12 पर चली गई, कहा हमने इसी सेकेंड वेव में 7 पे क्रॉस की थी। अब दोबारा से थर्ड वेव का जिक्र हो रहा है और आज जो रेशो गुज़श्ता 24 घंटों की है दैट इज 5.1। केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन भी लग रहे हैं। क्या अब दोबारा से हमें फिर से विजिलेंट होना पड़ेगा और ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी? बिल्कुल सीमल, हम जो है वो एक उस फेज में आते हैं कि शायद कोरोना खत्म ही हो गया है। हालांकि आपको पता है कि थ्रू आउट दिस पीरियड हम रिपीटेडली लोगों को बताते रहे हैं कि एहतियात करें। ये खत्म नहीं हुआ, केसेस कम जरूर हुए हैं लेकिन खुदा ना किसी भी वक्त जो है वो केसेस दोबारा से बढ़ सकते हैं क्योंकि वायरस अभी सर्कुलेट कर रहा है। और जो हमारे रवैये थे वो भी आपको पता है, इतनी लीनियंसी थी, तमाम जो SOPs हैं वो भी फॉलो नहीं हो रहे थे। सब लोग जो है वो एक सेलिब्रेशन मोड में आ गए थे कि फाइनली वी हैव वन द वॉर अगेंस्ट कोविड। लेकिन ये वायरस बिल्कुल मौजूद था और फिर जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस कम की गई तो आपने देखा कि वायरस ने दोबारा से रिसर्जेंस हुई है वायरस की और केसेस हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं। सो कभी भी हमने ये नहीं कहा कि कोविड-19 को हमने शिकस्त दे दी और वो ख़त्म हो गया। हाँ, केसेस ज़रूर कम हुए थे लेकिन अब दोबारा से, और ग्लोबली भी आपने देखा कि नए नए स्ट्रेन्स आने लग गए और उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज्यादा थी। और डॉक्टर साहब जिस तरह से आप कह रही हैं कि नए नए केसेस भी सामने आना शुरू हो गए और वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। अब एक तरफ तो आपने कहा कि हमने कभी कहा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एटीट्यूड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, SOPs की उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते लोग, फिर उस तरह से इंश्योर भी नहीं किया जाता। रिलैक्स गवर्नमेंट होती है, फिर लोग भी रिस्पॉन्स में ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए केसेस इस तरह से हमने देखा है। तो कोई प्लान आप बताइएगा मजीद सख्त करने का होना चाहिए या फिर इस वक्त सिर्फ SOPs को इंश्योर ही करा लें तो काफ़ी है? देखिए अबूज़र, गवर्नमेंट जो है वो इसलिए रिलैक्स हो जाती है बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। हेल्थ के साथ इकोनॉमी भी देखनी होती है, लोगों के कारोबार मुतासर हो जाते हैं। तो वो हमेशा से जब भी रिलैक्स होते हैं वो इस कॉशन के साथ होते हैं कि आपने SOPs पे अमल करना नहीं छोड़ना। अब जो हालात जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और विद एवरी पासिंग वीक देयर इज अ राइज इन द पॉजिटिविटी रेट। इसीलिए आपने देखा कि स्टेप वाइज जो इंटरवेंशंस थी, जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होती हैं, जिनमें स्कूल्स को बंद करना, फिर स्मार्ट लॉकडाउन और उसके बाद जो है वो अब मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम उन SOPs का लेवल भी बढ़ा रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिविटी रेट एंड कंप्लायंस ऑफ द पीपल टुवर्ड्स दीज SOPs कि आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी। अगर तो हम इसको कर्व डाउन करने में कामयाब हो गए और हमारा पॉजिटिविटी रेट स्टेडी रहा या कम होने लग गया इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स तो शायद फिर हम रिलैक्स कर सकें। लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट इसी तरह बढ़ता रहा तो शायद इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जाए और ज्यादा सख्त इंतजाम करके और ज्यादा सख्त इंतजाम भी किए जाएं। NCOC ने भी इसका इंदिया दे दिया और डॉक्टर साहब आपने भी कह दिया ये जो UK वेरिएंट वायरस का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक है, तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस देखने में आई हैं? अब ऑक्सीजन लेवल लोगों का बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आई थिंक लेट्स ऑल रिमाइंड देम कि असल में साइन एंड सिम्टम्स हैं क्या और एहतियात कैसे करनी है। जी सीमल, बहुत ही अच्छा सवाल है और रिपीटेडली हम लोगों को बताते रहे हैं। मैं आवाम की रहनुमाई के लिए एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि ये जो भी वेरिएंट्स आए हैं, जिनमें UK वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका वेरिएंट है, ब्राज़ील का वेरिएंट है, इनकी अलामात बिल्कुल वही हैं जो किसी भी कोविड-19 पेशेंट्स की होती हैं, जिसमें बुखार का होना, उसके साथ गले में खराश, खांसी, सांस में तकलीफ, सीने में जकड़न का होना, या कुछ लोगों में एब्डोमिनल सिम्टम्स आते हैं या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। सो अलामात बिल्कुल वही हैं और कोई डिफरेंस नहीं है इन अलामात के अंदर।
जहां तक सिवेरिटी ऑफ डिजीज का ताल्लुक है, ये भी नहीं रिपोर्टेड कि ये ज्यादा सिवियर डिजीज कॉज करता है। हाँ, अलबत्ता जो चीज इन वेरिएंट्स के साथ देखी गई है वो इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी है। ट्रांसमिसिबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने या इन्फेक्शन कैच करने का रेट इसका ज्यादा है। इस वेरिएंट के अंदर जो चेंजेस इसकी स्पाइक प्रोटीन में आई हैं, वो प्रोटीन स्पाइक वो है जिससे ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर अटैच होता है, और इसकी ये देखी गई है इसमें चेंज कि ये ज्यादा तेजी से अटैच होता है, इसलिए एक बंदे से ज्यादा जल्दी दूसरे बंदे को लगता है। इसलिए क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए, अभी भी हाथ मिलाने से, लोगों से क्लोज कांटेक्ट करने से अवॉइड कीजिए, और अपने फेस को, नोज को, आईज को हमेशा मास्क से कवर कीजिए और इनको छूने से गैर जरूरी इज्तनाब कीजिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। और बात यही है कि SOPs को आप इंश्योर कीजिए तो आप महफूज रहेंगे, यही है। और फिर जब वैक्सीन अवेलेबल हो तो जरूर लगवाएं। और साथ ही साथ कल असद उमर ने तो ये भी कह दिया कि वैक्सीन खरीद लाएं प्राइवेट कंपनीज, किसी को मना नहीं किया, और जो पैसे देकर वैक्सीन लगवाना चाहता है ताकि उनके लिए भी अवेलेबल हो। तो आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन। लेकिन उससे बड़ा सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हमने SOPs को फॉलो करना है। इसी के साथ साथ हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे सेनेट में होने वाले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात, और उसके बाद जो आज वो डिसीजन रूलिंग चैलेंज की जा रही है। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये क्या पॉसिबल है, जो रूलिंग चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, जो मुस्तरद वोट हुए वो किस बुनियाद पर हुए। कंवर दिलशाद साहब और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि अहम तरीन बात होगी आज हमारे प्रोग्राम में सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट जो अब आ चुका है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी तो बन गए, लेकिन फिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं PDM के, और आज उनकी जो इलेक्शन है, उनकी सिलेक्शन है, उसको आज चैलेंज किया जाएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी दूसरी मरतबा चेयरमैन सेनेट तो मुंतखब हो गए, लेकिन जो 6 वोटों का एक पूरा हेरफेर था, 7 वोटों का, एक तो वैसे जेन्युइनली रिजेक्ट हुआ था क्योंकि इट वाज इन द सेंटर ऑफ द बैलेट पेपर, उसको मिला के 8 हो जाते हैं। लेकिन जो 7 जिनका जिक्र हम कर रहे हैं वो नाम के ऊपर स्टाम्प लगाई गई थी, और जो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने रूलिंग देते हुए उनको डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया। अब आज जो है वो PDM उसको चैलेंज करेगी, ऑल्दो उस वक्त भी ऐवान में अच्छी खासी बहस होती रही और बड़ा मुश्किल हो गया था मुजफ्फर साहब के लिए सबको सेटल इन करना या बिठाना, वो हम देख भी रहे थे। श्री रहमान साहिबा काफी गुस्से में आ गई थी, फिर फारूक एचनाई साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पूरा पॉइंट्स जो है वो सामने रखे। बहरहाल रूलिंग ये IG के सादिक संजरानी साहब जो है वो जीत गए हैं, वो 7 वोट जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं और उसको टोटल मिला के 8 वोट। तो इस पर अब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, क्योंकि वहां पर जो ऑपोजिशन का मौक़िफ़ था वो ये था कि सामने जो इंस्ट्रक्शंस लगाई गई हैं उसके मुताबिक आपने उस बॉक्स के अंदर स्टैंप लगानी है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने नाम के ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ खाने के ऊपर खाली जगह में लगानी है। ये मौक़िफ़ जो है वो PDM ने ऑप्ट किया। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कंवर दिलशाद साहब, अगर हम आपसे शुरू करें इस बहस का आगाज़ कि ये जो मामला हुआ है 7 वोट जो मुस्तरद हुए जिसका इशू बन रहा है इस वक्त, अब ये हाई कोर्ट जाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला लेकर जा रही है PDM, ये बताइएगा ये जो मुस्तरद वोट हुए हैं क्या ये वाकई मुस्तरद हैं आपकी नज़र में, और अगर ये हुआ है ऐसा तो क्या गलती हो सकती है या फिर इंटेंशनली हो सकता है? इसमें दोनों पहलू पर हम गौर कर सकते हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो सेनेट एक्ट का दफ़ा 9 जो है, सेक्शन 9 जी, उसमें उन्होंने बाकायदा वाज़ह हदायत नहीं लिखी कि आपका वोट कैसे डालना है, कैसे अपना कास्ट करना है, निशान कहाँ लगाना है। उन्होंने एक नाम के आगे बक्स लगा दिया, नाम के बक्स पर मोहर लगा दी या नाम के ऊपर मोहर लगा दे, बात बराबरी है। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, यूसुफ जय गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगा दी। अब जो इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं, इलेक्शन एक्ट हमारे जो कवानीन, आप पहली बात ये आप वाज़ा कर दें कि सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका अपना सेनेट सेक्रेटरीट है और उस सेनेट सेक्रेटरीट ने ही ये इंतखाबात करवाए। उनके अंदर जो उन्होंने किताबचा शाया किया, हदायतनामा जाया किया, उसमें अबहाम है, नलायकी है, सुस्ती है, गफलत है। उन्हें बताया ही नहीं कि आपने अगर आपने नाम वोट लगा दिए रिजेक्ट हो जाएगा, बक्स में डालना पड़ेगा, जब बक्स बनाए उस पर वोट कास्ट करेंगे या वोट लगाएंगे, सॉरी वोट लगाएंगे। लेकिन मतलब यह है कि खुद सेनेट के अंदर बड़ा अबहाम था, जिसकी वजह से जब बाद लोगों ने फ़ायदा उठाया या उनकी गफ्त से फ़ायदा उठाया या नीयत से फ़ायदा उठाया,
लेकिन बैलेट का सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो नाम के ऊपर मोहर लगा दी, इसमें मुस्तरद करने का जवाब कैसे पैदा हो गया? मोहर ऊपर लग गई है ना, अपनी नीयत का हजार कर दिया, अपना हक राय का इस्तेमाल कर दिया। जो हमारे जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक ये होता है कि अगर आप बैलेट पेपर कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा हो या सूबाई असम्बली का हो रहा हो, तो अगर नाम के ऊपर उसने मोहर लगा दी है तो दुरुस्त है, कोई इसमें एतराज नहीं है। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले, हजारों इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले हमारे पास मौजूद हैं जिसमें उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ सेनेट का काम था कि इसके बाकायदा वाज़ेह हदायत जारी करते, उसकी कमजोरी से फायदा उठाया, नीयत में फतूर है, जैसे भी है ये तो अदालत में जा रहे हैं। अदालत में जाने के लिए अदालत जाने को राइट बनता है, अदालत वो जा सकते हैं। अब हम है और हमारे आर्टिकल 199 जो है इसकी इजाजत देता है कि जब किसी शहरी के हकूक मुतासर हो जाए तो आप चले जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही फैसला तय करेगी, लेकिन सादक सजरानी साहब जो हैं उन पर तलवार लटकती रहेगी और वो अपने आसानी के साथ इस सीट पर बड़ा जमान होना उनके लिए मुश्किल तरीन मरहला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर इरफान कादी साहब आपकी तरफ में आऊंगी। जो दलाइल दिए गए थे फारूक इस्माइल साहब की तरफ से, और अभी जैसे कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, और इवन ये जो एक पूरा एक बैनर लगा हुआ था पोलिंग बूथ के बाहर कि किस तरह से बैलेट पेपर पर मोहर लगानी है, उसके ऊपर भी कुछ वाज़ेह नहीं था। आपको क्या लगता है कि अदालत में जो माजी के रेफरेंसेस मौजूद हैं उसके तनाजुर में ये केस कहाँ फॉल करता है? देखें, इसमें कंवर दिलशाद साहब जो फरमा रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं थी, गालिबन वो ये कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर का जो फैसला है उसमें क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन इस चीज में बिल्कुल क्लैरिटी थी कि वो जो मोहर है वो उन्होंने कहाँ लगानी है। और ये साफ तौर पे जो इंस्ट्रक्शन सामने जो लिखी हुई है उनमें लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है, जो वोटर है, वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट के थाने के अंदर वो मोहर लगाएगा। उसमें कोई उभाव नहीं था। और ये चीज इतनी क्लियर है कि ये रोजे रोशन की तरह यहाँ है। और मैं हैरान हूँ कि इस मामले को खुद ही क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लिया गया। सादिक संजरानी साहब को चाहिए था वो खुद ही कह देते कि भाई यूसुफ रजा साहब के वोट जो है ज्यादा है और मैं लिहाजा ऐसे कैसे होता बना। इरफान कादी साहब कब हुआ है ऐसे माजी में इतना? कह दें। हाँ एग्जैक्टली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि तब्दीली आ गई है तो यही तब्दीली हमें लानी है कि हम फेयर स्ट्रेट बात करना शुरू करें। अगर हमें थोड़ी देर के लिए नुकसान भी होता है तो लॉन्ग टर्म फायदा होगा। और इससे न सिर्फ के संजरानी साहब का इमेज बहुत बुलंद होगा बल्कि इमरान खान साहब का भी इमेज जो है बहुत बुलंद हो जाएगा और आने वाले दिनों में उनको फायदा होगा। लेकिन लोग उनको ये क्यों नहीं बताते? ये मीडिया ने बताना है, ये मैंने बताना है, ये हम सब ने मिलकर बताना है अपने लीडरान को कि खुदारा आप अपने मामलात में वो फैसले करें जो कि कानून के मुताबिक हों, जो कि मंतक के मुताबिक हों, जो कि रीजनेबल हों। लगे कि आप इंसाफ पसंद हैं, ये ना लगे कि आप हर चीज में ही बस मैं हेड ड्राइव इन टेल यू लूज, ये वाली जो ये रविश आपके मुताबिक एक तक तो हमें खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये मॉरल ग्राउंड्स हैं और हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं जिसके आप जिक्र कर रहे हैं इरफान कादी साहब। कंवर दिलशाद साहब, इरफान कादी साहब ने तो कह दिया कि खुद ही गवर्नमेंट को चाहिए, सादिक संजरानी साहब को चाहिए था कि ऐसे ये मान लेते कि ये गलत नहीं डले गए, मुस्तरद वोट नहीं होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि अब ऐसा नहीं हुआ, पीडीएम ने फैसला कर लिया है अदालत जाने का और वो उनका राइट भी है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन बनी है, आपने कहा कि तलवार लटकती रहेगी। कैसे तलवार लटकेगी? क्योंकि मामला शायद ज़्यादा देर नहीं डिले होगा, 1 से 2 हफ्ते की बात है, इसमें मामला सेटल हो जाएगा। देखा जी, अगर अदालत ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक, जैसे अदालत बड़ी मसरूफ तरी होती है, हमारे बाद मामलात में मसरूफ हो जाती है, बाद मामले में मसरूफ नहीं होती। हमारा सबके सामने रोज हमारे सारे मसाले मौजूद हैं। अब ये देखें कि डिप्टी स्पीकर जो है कासिम सूरी साहब 2.5-2 साल हो गए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे पर अपने डिप्टी चेयरमैन बने हुए हैं, डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं 1.5-2 साल से, अभी तक केस नहीं आया। जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया और उनको सीट को कलदम करार दे दिया था। बहुत बेहतरीन फैसला लिखा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब मामला इसी तरह के जब मामला चलते रहे तो ये अपने आराम से वक्त गुजार लेंगे सादिक संजरानी। लेकिन हमें सबसे पहले नजर ये आ रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है सादिक संजरानी के खिलाफ, वो चंद घंटों की बात है, ज़ाहिर है वो सब बातें सामने आ जाएगी। बार बार तो ये बैल्टिंग के ऊपर मसला पैदा नहीं होगा ना, वो तो सही तरीके से वोट कास्ट हो जाएगा। वो भी सीक्रेट बैल्टिंग है,
तो ये सारे मामले उनको चैन से नहीं रहने देना। वो ठीक कह रहे हैं, इरफान कादिर साहब ठीक कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि मेरी जो तलवार लटती रहेगी। उसी टाइम वो खड़े वो कह देते हैं कि सर दोबारा आप गौर कर लें, जो 7 बैलेट पेपर रिजेक्ट आपने किए हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस पर दोबारा गौर कर लें, नजरसानी कर ले, तो बात उनका इमेज भी बढ़ जाता है, प्राइम मिनिस्टर का भी इमेज बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये बात दुरुस्त है कि असूलों की बात नहीं होती, वफादात के मामले होते हैं, कारोबारी मामले होते हैं ना। कद से बढ़कर तो डिसीजंस नहीं लिए जाते। कंवर साहब, तहरीक एतमाद में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। इरफान कादिर साहब, अभी जैसे कंवर साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो भी वाज़ेह हो जाएगा, अब इस पहलू के ऊपर क्यों नहीं सोचा जा रहा कि ये इंटेंशनल भी हो सकता है? 42 वोट्स बिल्कुल ठीक पड़े और ये जिन 7 वोट्स का जिक्र हो रहा है उन 7 के साथ ने नाम के ऊपर मोहर लगाई, उन 7 का जिक्र हुकूमत भी कर रही थी, तो क्या इंटेंशंस भी देखी जाएंगी? क्योंकि डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में वही 7 वोट हैं जो गवर्नमेंट के खाने में गए, तो ये नियत के ऊपर भी सोचा जाएगा, देखा जाएगा, इन मुहर्रिकात को भी अदालत में डिस्कस किया जाएगा। देखें, कंवर साहब ने बड़ा सही कहा है कि ये जब मामले जो है ये अदालत में जाते हैं तो फिर जैसे डिप्टी चेयरमैन साहब जो हैं वो अभी 1.25 साल 1.5 साल से इसी तरह चल रहे हैं जी, तो इसका क्या मतलब है? क्या अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि ये कितनी अहम चीजें हैं, कितने अहम मामला हैं जो वो डिसाइड नहीं करते? और जब अदालतें जो है जब वो कोई चीज का फैसला नहीं करते तो कानूनी इस्तिलाह में हम कहते हैं कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को यानी अपने दायरा इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अपने दायरा इख्तियार को इस्तेमाल ना करना एक मनफी चीज है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मकासद हैं जो कि सामने आ नहीं रहे जी। तो इससे नुकसान किसका होगा? इससे कतन सियासत का नुकसान नहीं होगा, इससे कासिम सूरी साहब का नुकसान नहीं होगा, इससे एक इंस्टीट्यूशन का नुकसान होगा। और हम सब लोग एक दूसरे का हिसाब रख के बैठे हुए हैं जी। मीडिया भी स्क्रूटनाइज कर रहा है, सब हर एक कॉन्डक्ट को, आप भी, मैं भी, कंवर दिलशाद साहब भी, हम सब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। और ये बड़ी जल्दी ये जो पीरियड्स हैं इनके जजों के ये खत्म हो जाएंगे, अदलिया भी नहीं आएगी, सब कुछ होगा। फिर इन लोगों का जिन्होंने डिले किया, क्या ये एहतसाब से फिर बच सकेंगे? फिर ये एनआरओ मांगने आएंगे? ये सारी सूरत हाल से बचने के लिए, ये मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ, मैं रूहानी बात नहीं कर रहा हूँ, कि दुनिया में भी जो आप गलत काम करते हैं वो मकाफात अमल है। रूहानियत तो अपनी जगह है कि अल्लाह मियाँ बाद में तो डेफिनेटली अल्लाह ने तो बिल्कुल अल्लाह की लाठी बेआवाज है, लेकिन जब तक ये लोग इस दुनिया में हैं तो हर चीज को जब ये मजहब के नाम पे जस्टिफाई करते हैं, तो मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जहाँ आप गलत काम जब भी करेंगे, आप उस वक्त एहतसाब से और अपनी स्क्रूटनी से नहीं बच सकते जी। वो स्टेज नहीं आनी। बिल्कुल ठीक, मुकाफात अमल है जी दुनिया, और जो आप कर रहे हैं वो आपको रिटर्न भी होगा। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब और कंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की हमने क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हायर मॉरल ग्राउंड्स की बात एक तरफ, लेकिन अब जो कोर्ट में फैसला होना है तो क्या एक्सपेक्टेड है ये आप बताएगा। वो आपने सुना होगा, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक ऑलवेज, कारमा, या एग्जैक्टली कारमा। और आप जो भी करते हैं उसका मकाफात अमल होता है, और जिस इंस्टीट्यूट से आपका ताल्लुक होता है उसकी इज्जत के ऊपर भी, उसकी स्टैंडिंग्स के ऊपर भी फर्क पड़ता है। और ये ओवर द वीकेंड हमने एक और इंसिडेंट पे देखा, और वो इंसिडेंट हुआ है जी लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में, जहां पर ज़ेर तालीम तालिब इल्म और साथी तालिबा दीगर तलबा के सामने एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, और वो लड़की एक्चुअली प्रपोज कर रही थी, फूल दे रही थी, एंड फिर उसके बाद जो है उन दोनों को एक लेटर आता है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के अहाते के अंदर हो रहा है। ये सिर्फ प्रपोजल नहीं है, मतलब ये आई थिंक कि डिसिप्लिन की इंतहाई खिलाफ वर्जी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओपन है, आपके स्टूडेंट सामने हैं, एक तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, आपका कल्चर क्या इजाज़त है, ये एक अलग सवाल है जिस पर बहस भी होती रही कि क्या ये कल्चरली अलाउड है या नहीं है। तो फिर अब यूनिवर्सिटी से इनको फारिग कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। बिल्कुल, और ट्विटर पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई, और ये नौजवान जोड़ा जो है उसमें देखा जा सकता है एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, फिर गले मिलते हैं, और उसके करीब जो दीगर तलबा है वो दाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। किस चीज़ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं? फिर हम क्रिटिसाइज क्यों करें जब मॉरल पुलिसिंग की बात होती है इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है। ये मनाजर आप देखें, वहां पर जितने स्टूडेंट्स खड़े थे तमाम लोगों ने वो वीडियोस बनाई, और आप सोचिए कि पेरेंट्स की नजर के सामने जब ये वीडियो आएगी तो क्या कोई पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ें जहां खुल्लम खुल्ला किसी कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, और आप क्या यूरोप में फिर रहे हैं? इज दिस आवर सोसाइटी? सेट असाइड कि आप कौन से मुल्क में हैं, आप ये देखिए कि सिर्फ आप पाकिस्तान में रहते हुए, आप अपने कल्चर को देखते हुए, आप एक यूनिवर्सिटी में, मतलब ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सोसाइटी है।
और यही वो यूनिवर्सिटी है जहां आपको याद होगा कि इससे पहले भी बहुत से इंसिडेंट सामने आए हैं। वो लड़की ने लड़की को मारा वाला इंसिडेंट भी, लड़के ने लड़की को मारा इंसिडेंट भी इसी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आया था। तो मुझे नहीं समझ आती कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया किधर है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का काम है यहाँ पर सख्ती लेकर आए, और अगर बहुत ज्यादा हम एक हद से ज्यादा नहीं कहते कि आप बहुत सख्ती करें, लेकिन जो बेसिक डिसिप्लिन की इंश्योरेंस है वो तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और इन्हीं दिनों ये एक और यूनिवर्सिटी का, एक और निजी यूनिवर्सिटी है जी, जहां पर ये तमाम तमाशे हो रहे थे। आई वुडंट से कि ये जो हरकतें हैं वो किसी तौर एक्सेप्टेबल है। उसके असरात हैं, ये देखें ये यूनिवर्सिटी का कैफे है जी, उसके अंदर भी यही सूरत हाल। मतलब लोग उस वक्त तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन असल में हकीकत ये है कि एंजॉयमेंट शायद उनको नजर तो आ रही है, लेकिन हकीकत में ये आपके कल्चर को जो है काफी ज्यादा तबाह करता है। आपको परेशानी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों के घरों में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेजर परसेंटेज जो लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हाई इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है कि उनके पेरेंट्स बैक स्टेप पर ले जाते हैं। मैं एक लड़की हूं और मेरे लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि लड़कियों की एजुकेशन के अंदर इस तरह के तमाम तमाशे जो हैं वो बहुत बड़ा बैरियर साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इंसिडेंट के ऊपर जो एक यूनिवर्सिटी में फौरी एक्शन हुआ, एक्सपेल लेटर जारी किया गया, यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्टर्स लगे हैं कि इनका दाखिला अब इस यूनिवर्सिटी में बंद है। और आई थिंक ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में एक अच्छी मिसाल है कि आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फौरन से उसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको और सजा। बिल्कुल। और रिजल्ट की आपने बात की, एक रिजल्ट जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे चेयरमैन सेनेट का, और इलेक्शन सेनेट के जो हुए हैं उस पर बहुत बहस हो रही है। बिल्कुल ये जरूरी है थोड़ी सी ना, तो ब्रेक के बाद थोड़ी सी और बात अभी हमने करनी है कि आखिर हम ऐसा क्या करें अपने सिस्टम में, रिफॉर्म्स लेके आएं जिससे मामला बेहतर हो सके। बिल्कुल, और रिफॉर्म्स के लिए बहुत से रिसर्चेस होती हैं, बहुत से पेपर्स तैयार किए जाते हैं, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, रिसर्चेस की बात कर रहे थे और एडवांसमेंट की बात कर रहे थे। दुनिया में ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जहां पर करप्शन, इरेगुलरिटी बहुत मिनिमम हो गई और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ उस सिस्टम को चलाया जाता है। बिल्कुल, इस पर बहुत काम किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं उस्मान डोगर साहब, जो कि यूएन में इस वक्त सर्व कर रहे हैं, P5 लेवल ऑफिसर हैं। बहुत सारे इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पर काम किया है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर काम किया है, रिसर्च पेपर्स गवर्नमेंट को भी पेश किए हैं, और सेनेट के ऊपर इन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उन्हीं से हम बात करेंगे क्योंकि वो स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान डोगर साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी डोगर साहब वक्त देने के लिए। जैसे हमने जिक्र किया कि सेनेट के अभी इलेक्शंस हुए हैं, बहुत बात हो रही है, आपके पेपर्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, आप बताइएगा कि ऐसा क्या किया जा सकता है पाकिस्तान में ताकि ये मामला बेहतर हो आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले। इस पे आने से पहले मैं एक थोड़ा सा जिक्र करता जाऊँ। अक्सर लोग कहते हैं चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कौमों के अरूज व ज़वाल को देखें ना, तो वो कौमें जहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, ये चीज़ें मिनहसल कौम हो, वही कौमें अरूज पे रहती हैं। और अगर आप अपने यहाँ के हालात को देखें तो आप देखें सच्चाई कितनी है, ईमानदारी कितनी है, ये चीज़ें क्या मिनहसल कौम आपके अंदर हैं या नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आप मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप मिनहसल कौम अरूज पे नहीं जा सकते। एक चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। आप जो भी सिस्टम ले आएंगे, इंटेग्रिटी की बहुत ज़रूरत है, और उस इंटेग्रिटी के साथ आपको आगे चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे होता यूजुअली क्या है कि मफादात के साथ लोगों की सोच और उनके डिसीजन अलाइन होते हैं जी। अब सेनेट पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये जिक्र करूं कि मैंने 21 फरवरी को मेरा आर्टिकल भी छपा इन ऑल द मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इन पाकिस्तान कि हाउ वी कैन रिफॉर्म द सेनेट। तो वो लिखने से पहले मैं यही सोच रहा था कि हर सेनेट इलेक्शन से पहले एक वावेला मचता है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लोग बिकेंगे, ज़मीर जागेंगे। तो ये मैं हैरान हूँ कि ये हमारे ज़मीर इलेक्शन से पहले क्यों जागते हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन से पहले ज़मीर जागते हैं तो उसके बाद फिर सो क्यों जाते हैं। अब वो वादे जो पहले किए जाते हैं बाद में उनसे इनहराफ क्यों हो जाता है। तो इन सब को अगर आपने अवॉइड करना है तो आप सिस्टम ऐसा ले आए ना कि फिर चाहे किसी का ज़मीर जागे, चाहे जो मर्जी हो, वो सिस्टम इतना स्ट्रांग आ जाए कि
फिर ये ज़मीर जागने से या इन चीज़ों से फ़र्क ही ना पड़े। बिल्कुल, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है ना कि हम जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हमारा स्टांस कुछ और होता है, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो स्टांस कुछ और हो जाता है। हर कोई अपने अपने मुफाद के बारे में सोचता है और अपनी अपनी तरीके से सोचता है। बट व्हाट इज दैट सिस्टम जो एक इंस्टीट्यूट है जो रिगार्डलेस कि गवर्नमेंट किसकी है, किस पार्टी की नहीं है, मेक श्योर कर सके कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए हैं? आपकी सजेशन? जी एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई मस्ट अप्रिशिएट क्योंकि आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। मैं एनालाइज कर रहा था पाकिस्तान के सिस्टम को। एक तो ये व्यूअर्स को मैं बताता चलूं कि 73 से पहले यहाँ पे कोई सेनेट नहीं था। 73 की कंस्टिट्यूएंसी असेंबली लेके आई, 73 में फर्स्ट टाइम सेनेट, तो आपकी सीटें 45 थी। 77 में ये बढ़ के 65 पे चली गई, फिर 77 पे चली गई 85 में, एंड देन मुशर्रफ साहब ने इसको इंक्रीज करके 100 पे ले गए और जरदारी साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने 4 सीट्स नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ऐड की। बड़ा अच्छा कदम था। तो ये 104 पे चली गई। अब ये ग्रेजुअल इंक्रीज हुई और देखें जहां अच्छी चीज़ है वो भी हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। हम फॉलो कर रहे हैं यूके सिस्टम को, इंडिया पाकिस्तान सेम सिस्टम है जी। वही तरीकाकार है, वही सिस्टम है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान ने इवॉल्व किया ओवर द इयर्स। हमने टेक्नोक्रेट्स भी ऐड किए, हमने वेमेन सीट्स भी ऐड की। पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है सिस्टम इसमें? नहीं, पाकिस्तान इंडिया ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट वी आर बेटर देन यूके। यूके में सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट थी और दैट टू रिजाइन इन 2020। तो आप कह लें कि वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल जीरो हो गई। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे आप कहते हैं वो उनका सेनेट है, तो उसकी सिलेक्शन का इलेक्शन का सिस्टम तो हमसे भी ज्यादा गया गुजरा है। एक तो ये आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर ये सिस्टम ऐसे ही थे तो कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि अगर हम अडॉप्ट करें तो ये करप्शन, ये नेपोटिज्म और ये ज़मीर जागने वाले इंसिडेंट कम हो जाएं? तो उसमें फिर मैंने देखा कि अगर आप यूएस सिस्टम को देखें जो कि वन ऑफ दी बहुत क्रिस्टल क्लियर है और वहीं एडवांस भी है, एडवांस भी है, और उन्हीं के सेनेटर्स प्रेसिडेंट भी बनते। प्रेसिडेंट बराक ओबामा को देख लें और बहुत सारे सेनेटर्स, तो उनकी इवन पार्टीज भी उन्हीं सेनेटर को आगे नॉमिनेट करती है कि ये हमारे प्रेसिडेंट होंगे। अच्छा, इवन यूएस के अंदर 1789 से लेकर 1913 तक जो सिस्टम था वो यही था जैसे हम लोग सेनेट करते हैं। तो 50 स्टेट्स हैं, 2-2 सेनेटर हैं हर स्टेट से, तो वहां पे भी रौला मचना शुरू हो गया। फिर उन्होंने 17th अमेंडमेंट, पाकिस्तान में भी 17th अमेंडमेंट बहुत मशहूर है, तो अमेरिकन सिस्टम में उन्होंने 17th अमेंडमेंट लेके आए। उस अमेंडमेंट के तहत फिर उन्होंने कहा कि नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। 1913 से लेकर अब तक अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन, लोग डायरेक्टली उस जैसे आप एमपी एमएनए को पाकिस्तान में भी डायरेक्ट इलेक्शंस हों। मैं रिकमेंडेशन की तरफ टुवर्ड्स आऊंगा, टुवर्ड्स द एंड। अब आप देखें कि लाहौर शहर है, लाहौर शहर में आपके 12 एमएनए, लेकिन अगर आपके 2 सेनेटर्स हों तो वो 2 सेनेटर डायरेक्ट इलेक्शन से जब आएंगे तो आपकी करप्शन वैसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप सिर्फ, मैं रिकमेंडेशन यही नहीं दे रहा कि डायरेक्ट इलेक्शन ही हो, आप एट द सेम टाइम कुछ स्पेसिफिक सीट्स टेक्निकल लोगों के लिए भी रख दें ताकि सिर्फ अमीर ही ना आ जाए ना, जो रिजर्व ना करें, लेट देम रन द इलेक्शन। अगर आपने रिजर्व कुछ करनी है वेमेन के लिए तो रखें वेमेन सीट्स को आप रिजर्व पे रख लें, क्योंकि खवातीन के लिए उस तरह इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है अभी स्टिल पाकिस्तान में, तो वो कुछ रिजर्व रखें। बट जो आपने बाकी इलेक्शन कराने हैं वो सारी की सारी सीट्स मिक्स मैच कर डॉक्टर साहब। फिर देखिए, आपने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शंस हों जैसे कि अमेरिका में होते हैं और आपने कहा कि वो आइडियल सिस्टम है, लेकिन अगर हम जाते जाते ये आपसे पूछें कि पाकिस्तान में अगर दोनों ही इलेक्शन यानी कि जनरल इलेक्शन भी हों, एमपी एमएनए को भी इलेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शन भी हों डायरेक्ट इलेक्शन, तो क्या ये पॉसिबल है इस टाइम या फिर हमें कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर तो आप ये नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए विल चाहिए ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगी। तो फिर क्या आप सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेंगे कि वो आपको, वो तो पिछले दिनों में पार्लियामेंट पिछले दिनों में बात थी कि जी आप ओपन बैलेट कर दें, तो उससे भी ये था कि ओपन हो जाते हैं ना लोग। अब आप बात कर रहे हैं कि किसी ने यहाँ ठप्पा लगा दिया, किसी ने यहाँ ठप्पा लगा दिया, अब वो कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोकने के लिए कोई ना कोई तो आप फार्मूला निकालें जी, ताकि उसके ऊपर चल के तो आप उसको चीज़ों को रिफॉर्म की तरफ ले जाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि इस दफ़ा 48 सीट्स पे क्यों इलेक्शन हुआ। होना तो 52 पे चाहिए था, आपकी टोटल सीट्स 104 है। देखिए, आपकी जो 25th अमेंडमेंट आई जिसमें आपने फाटा को मर्ज कर दिया केपी में, तो वो 8 सीटें कम हो गई।
8 कम हुई तो 2021 में 4 रिटायर हो रहे थे, वो 4 रिटायर हो रहे थे तो आप 48 पे आ गए। सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन। बट हैविंग सेड दैट, वन मोर थिंग आई वांट टू प्रमोट, आई मीन जस्ट टू से अबाउट दैट इज जीबी, गिलगित बल्तिस्तान को आप काइंड ऑफ प्रोविंशियल स्टेटस दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आपने बना दिया। इससे पहले कि वहां से आवाज उठे कि जी हमारा सेनेट का शेयर किधर है, तो उसके ऊपर भी काम कर लेना चाहिए, उसके ऊपर भी काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, उससे पहले जब सिस्टम रिफॉर्म होगा तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर मिलनी चाहिए। अब मुझे ये बताइएगा, आपकी बहुत हाई ऑफिशियल्स से मीटिंग्स हुई हैं और हो भी रही हैं, आप ये रिफॉर्म्स अपने रिसर्च पेपर्स उनको सबमिट भी करा रहे हैं गवर्नमेंट में, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी, उनका रिस्पांस क्या है? असल तो ये मैटर करता है कि गवर्नमेंट इन तमाम सजेशंस के ऊपर क्या रिस्पांस दे रही है। जैसे आपने कहा, मेरी मीटिंग्स हुई 2 हाई ऑफिशियल से, गवर्नर पंजाब से भी मीटिंग हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मीटिंग हुई। मैंने एक पॉजिटिव विल देखकर, रिस्पांस पॉजिटिव था, दे रियली वांटेड टू डू द रिफॉर्म्स। बट जैसे मैंने कहा कि कई दफा आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बाइन चाहिए होती है एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। बट ये सिर्फ इंटरेक्शन मेरा पॉलिटिशियंस के साथ ही नहीं था। मुझे आए हुए कुछ दिन हो गए, तो आई हैड द चांस टू हैव सम सीरीज ऑफ लेक्चर्स एज पार्ट ऑफ नेशन बिल। तो बेसिकली लेक्चर्स जो हैं वो भी जरूरी हैं आवाम के लिए भी, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट है वो भी रिस्पांस कर रही है। एक ही तरीका है कि पार्लियामेंट के थ्रू बड़े रिस्पांसेस आए, बड़े चेंजेस आए, तभी पाकिस्तान आगे जा सकता है। बिल्कुल उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई महंगाई कहते कहते आप वैसे ही थोड़ा वो होता है ना कि आप कहते हो कि यार आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू मच, लेकिन वो कम ही नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन रेशो मुसलसल ऊपर जा रही है। हाँ, अलबत्ता कुछ चीजें जो पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि बहुत ज्यादा हाई ग्राफ पर जा रही थी, उनकी कीमतों में कमी हुई है। फॉर एग्जांपल चिकन की प्राइस जो 400 क्रॉस कर गई थी, उसकी कीमतों को थोड़ी सी ब्रेक लगी है, लेकिन चिकन के बाद अब अंडों की बारी आ गई है। तो बेसिकली एक के बाद एक की बारी आ रही है। अब हफ्ते के दौरान अंडों की अगर बात की जाए तो फी दर्जन औसत कीमत में 16 रुपये 38 पैसे इजाफा हुआ है। और ये भी इदारा शुमरियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अंडों के अलावा आलू, टमाटर, आटे, चीनी, चावल, ताज़ा दूध, दही, घी, दाल चना, दाल माश, दाल मसूर, मटन और चाय की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि कपड़ा भी महंगा हो गया। तो आप ये देखें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका भी हमने जिक्र किया है जिसमें कमी आई हो, ये सब इजाफा हुआ है। यानी कि रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा तो आम आवाम मजीद पैसे की यही परेशानी है। बिल्कुल, 51 बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें गुज़श्ता 40 गुज़श्ता साल के मुकाबले में 143% तक इजाफा हो गया। अंडे जो लास्ट ईयर उनकी कीमत उससे 65% बढ़े, चिकन जो है वो 46.4% बढ़ा, चीनी 23% बढ़ गई, दालमाश और घी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% महंगा हुआ। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक ही हफ्त रोज़ा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह जो है वो 13.5% रही। ताहम खुराक ज़्यादा महंगी होने की वजह से गरीब तबका जो है उसके लिए ये शरह 18% से ज़्यादा हो गई। और अभी ये शरह कितनी मजीद इजाफा हो सकता है, इसमें ये भी परेशानी का बाइस है। और हुकूमत एक जानिब कहती है कि हमने रिजर्व बेहतर किए, डॉलर को रोका मजीद बढ़ने से, और हमारे पास रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, करंट अकाउंट खसारा हमारा कम हुआ है, लेकिन इसका खसारा जो है फ़ायदा आम आवाम को क्यों नहीं पहुंच रहा, उसको खसारा ही होता जा रहा है। और हमने ये देखा है कि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। फिर गुज़िश्ता रोज़ ये बात चल रही थी और 2 दिन से ये बात चल रही है कि शायद पेट्रोल एक बार फिर महंगा होगा और 6 रुपये मतलब महंगा कर दिया जाएगा। अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर आप देखें कि 118 रुपये जब ये चला जाएगा, 6 रुपये अगर होता है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते होते हम लोग इस कदर परेशानी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दिस इज द थर्ड टाइम कि पेट्रोल नहीं बढ़ा। एवरी 15 डेज जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी, लेकिन ना ही कल इजाफा हुआ, ना ही 1 मार्च को हुआ और ना ही उससे पहले हुआ था। सो ये मुसलसल जो है वो थोड़ा सा एक इतना सा रिलैक्सिंग पीरियड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सिटीज से जो है वो आपको अपडेट्स दें, जिसमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर तो डेफिनेटली शामिल होंगे ही कि वहां पर आवाम क्या कहती है और लोग वहां पर महंगाई की चक्की में जो पिस रहे हैं उनका रिएक्शन क्या है इस तमाम इन्फ्लेशन ग्राफ के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे और आज के दिन की मुनासिबत से भी है, क्योंकि आज उस दरख्वास्त की समाअत होनी है लाहौर हाई कोर्ट में। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है। जी, आज समाअत होनी है। अहम ये केस है। मरियम नवाज गुज़िश्ता कई माह से जमानत पर हैं और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। क्या मैंने बोला, सॉरी, हाँ मुझे नहीं, ठीक आ गई ना, एक्सक्यूज मी। मैं कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने साथ में यार मौका दिया ताकि हम I was
ट्राइंग टू कंट्रोल इट, लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि बीइंग एन एंकर आपको अगर छींक आ जाए तो क्या होता है, तो ये होता है वो फिर आ ही जाती है, रोक नहीं सकते हैं, रोकना भी नहीं चाहिए, मसला भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट खबर है वो हम बात कर रहे हैं। 2 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की वसादत से लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं और मरियम नवाज रियासती इदारों के खिलाफ बयान दे रही हैं, जानबूझकर उनकी साख खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो उनकी जमानत कैंसिल की जाए। बिल्कुल, और अब ये डिसाइड जो है वो हाई कोर्ट में होगा। आज से समाअत शुरू हो रही है कि जमानत मनसूख की जाती है या नहीं की जाती है, और अगर जमानत मनसूख कर ली जाती है और दरख्वास्त मान ली जाती है तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौधरी शुगर मिल्स की दस्तावेजात जो है उसकी तलबी के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए गए, लेकिन उन्होंने नैब के नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। फिर मरियम नवाज पेश ना होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। मरियम नवाज की दरख्वास्त की गई है नैब की जानिब से मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की, कैसा देख रहे हैं आप इसको? मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब और उनकी सारी टीम जो सुबह से शाम तक कहती रहती है कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, नैब के बारे में ये दावा न सिर्फ झूठा बेबुनियाद है, नैब को विच हंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एक तवील अरसे से। इसके बावजूद कि अदालतों में एक पैसे की ना वो करप्शन साबित कर चुके हैं, अब तक एक न पैसे की रिकवरी हो सकी है। जब कभी कोई भी लीडर जो है वो PMLN का खास तौर से और पीपल्स पार्टी के भी जब कोई हुकूमत के खिलाफ कोई बयानिया उनका तश्कील पाता है या फरोग पाता है तो उनको फिर तकलीफ होती है और फिर नारा आता है उधर से कि छोड़ूंगा नहीं और नैंदारो नहीं दूंगा, और उसके बाद नैब जो है वो अपने हथियार लेके और फिर चल पड़ती है। एक हाई कोर्ट से जमानत हुई है केस में, आप नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, आप ये कह के कि इन्होंने बयान दिया है हुकूमत के खिलाफ या इन्होंने जो हुकूमती इदारे हैं उन पर तनकीद की है, इसलिए इनकी जमानत कैंसिल की जाए। ये दुनिया के किसी तख्ते में कहीं नहीं होता है, सिर्फ पाकिस्तान में होता है, और ये दुनिया का कोई अदारा नहीं करता, ये सिर्फ नैब करता है। इससे ज्यादा क्या मैं आपको करूँ? बुखारी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं है जैसी पाकिस्तान में मिलती हैं, चाहे वो सियासत हो चाहे वो इदारे हों, नैब की तरफ से जो किया जा रहा है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक कि अभी तक कोई जो है रिकवरी ऐसी नहीं हुई, लेकिन शोर ज़्यादा मचाया जाता है नैब की तरफ से। तो अब बताइएगा कि PDM की तहरीक है, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, क्या अगर गिरफ्तारी होती है, जमानत मनसूख होती है, तो क्या PDM को इससे फ़ायदा होगा, यानी कि ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे, या फिर नुकसान हो सकता है अगर मरियम नवाज जो है वो गिरफ्तार हो जाए दोबारा से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी हुकूमती तर्जुमान हैं, वजीर, मशीर हैं, एक तो वो ये तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं कि PDM दफन हो चुकी है, PDM अपनी मौत मर चुकी है, PDM के पीछे कोई नहीं है, PDM कोई जलसा नहीं कर सकती, PDM लॉन्ग मार्च नहीं कर सकेगी। और दूसरी तरफ हर वो आवाज जिसमें जान है उसको दबाने के लिए उसके पीछे जो है वो भी चंड शुरू कर देती है। तो PDM की तहरीक जो है जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जब ये तश्कील पाई थी, जो इनका 26 पॉइंट एजेंडा था, उसके ऊपर वो न सिर्फ अभी तक कायम है बल्कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों और खाशिशों के बावजूद अभी तक उसमें कोई ऐसी दरार या कोई ऐसी खलीज नजर नहीं आती है, और ये मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए बहुत परेशानी का बायस है। जितने भी इकदाम हुकूमत की तरफ से इस नौयत के किए जाएंगे, कभी तो राना सलामा के ऊपर आप चस्प डाल देते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी ऐसे छोटे छोटे बेमानी बहानों के ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो एक तो नैब का अदारा बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और दूसरा ये बात अब किसी सबूत की मोहताज नहीं है कि नैब एक आम के तौर पे हुकूमत की प्रोटेक्शन के लिए, हुकूमत की जो गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन हुकूमत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कई मर्तबा आपने देखा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इतनी लान तान हुई है, इतना बिल्कुल ऐसे ही है, मार्क्स हमने देखे हैं के बारे में। कभी कहा गया ये एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का अदारा है, कभी कहा गया ये एक बेईमानी अदारा है। तो मेरा ख्याल से अगर इस किस्म के इकदाम करती रही नैब तो फिर PDM की तहरीक में शिद्दत आएगी, और ये सब कुछ किया जा रहा है पोस्ट लॉन्ग मार्च को रोकने और अंडरमाइन करने के लिए, जिसकी अपडेट भी अनाउंस हो चुकी हुई है। और मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह के इकदाम हुए हैं, जिस तरह का सेनेट का इलेक्शन हुआ है, जो जोड़ तोड़ उसमें हुई है, उसके बाद PDM की तहरीक में शिद्दत आने के इम्कानात बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल सही। लेकिन सलीम बुखारी साहब, जैसे नैब ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि तहकीकात में रुकावट डाल रही है, प्रोवाइड नहीं कर रही हैं जितने भी सबूत मांगे जा रहे हैं, और इस चीज से तो वो नहीं किया जा सकता ना कि मरीम नवाज इदारों की साख को खराब करने के लिए बयानात भी दे रही हैं, नैब ने ये भी कहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चैलेंज कर दी गई है उनकी जमानत, इससे स्टेप बैक करेंगी मरीम नवाज, या एक्चुअली पीडीएम जो है वो थोड़ा सा स्टेप बैक करेगी? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें पीडीएम ने की हैं जो बाद में वो प्रूव नहीं कर सके। इदारों का नाम देते हैं लेकिन जब उनसे नाम पूछे जाते हैं तो वो चुप कर जाते हैं। बैकडोर पॉलिसी की बात करते हैं, किसने राब्ता किया, जवाब नहीं दिया जाता। तो ऐसी कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो चली है पीडीएम की तरफ से, पर्टिकुलरली मरीम नवाज की तरफ से। देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली पीडीएम अभी नहीं चाहती है और मेरे ख्याल से नहीं चाहना चाहिए कि अदारों के साथ नाम ले लेके उनके साथ कन्फ्रंटल पोजीशन जो है वो इख्तियार की जाए। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि इन्हीं अदारों के बारे में ना माजी में कभी इस तरह गुफ्तगू हुई है, और अब जो ये गुफ्तगू हो रही है इसकी वजूहात इतनी ऑब्वियस हैं, क्योंकि पूरी पीडीएम में समझती है कि इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी किरदार से शायद 1 या 2 कदम आगे बढ़ गई है, जो कि नहीं होना चाहिए और ना माजी में कभी हुआ है। तो ये जो पीडीएम की तहरीक में नाम लिए गए इस मसला, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि पीडीएम की पूरी क़यादत ये समझती है कि 2018 का इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई थी, और धांधली का बायस जो है उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट थी, और फिर इंतहाई नाकामी के बाद, इंतहाई नाअहली के बाद, इंतहाई बुरे हालात के बावजूद कि आम आदमी जो है उसकी जिंदगी अजाब है, अभी तक भी इस हुकूमत के पीछे उनका मानना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से अब चूंकि कीमतों विमतों का जो हाल है आपके सामने है, लोग अब इस तारीख में ज्यादा तादाद में शरीक हो जाएं तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। सही। बुखारी साहब, आपने कहा कि इस पे ज़्यादा लोग शिद्दत से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एक तरफ मरीम नवाज का जिक्र हो रहा है, वहीं पर अगर हम बात करें ओवर द वीकेंड बड़ी बहस चली मियां जावेद लतीफ़ साहब के बयान पर। फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये तो बानी MQM वाली रवैया है जो कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से चल रहा है, और उसके बाद पार्टी भी उसी रविश पर चल रही है। तो क्या ये जो मियां जावेद लतीफ़ साहब का बयान कि पाकिस्तान नहीं खपेगा, फिर मरीम नवाज के बारे से जो बातें चल रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, खासकर अगर जावेद लतीफ़ साहब की बात की जाए? देखिएगा, मैं जरा इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जो फवाद चौधरी साहब और उनके साथ शिबली फराज साहब ये फरमा देते हैं कि इनका वही हशर होगा जो MQM का हुआ था, मैं ज्यादा आगे तो जाना नहीं चाहता हूँ। उन्हें ये पूछिएगा कि ये इन लोगों को किन्होंने बनाया था, ये किनकी इजाद थे, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो MQM के बानी थे। बिल्कुल। ये तोहफे दिए किसने हैं इस कौम को? उन्हीं तोहफों की इजाद तो आप ही है। ये बहस बहुत आगे चली जाएगी। एंडिंग क्या सेम होने वाली, एंडिंग सेम होने वाली इनकी भी, उनके मुताबिक तो यही कह रहे हैं वो। देखिए, आपको मैं तो इशारतन कह रहा हूँ, जब ये चीजें तश्कील पाई थी, जब नवाज शरीफ साहब सियासत में आए थे तो कहा गया ये ज़ियाउल हक का तोहफा है। फिर जब MQM बनी, वो भी आपको पता है कि क्या कहा गया था, किसका तोहफा है। तो ये खुद जो गुफ्तगू फरमाते हैं, ये किसका तोहफा है? तो ये वो मुंह में जो आता है बोल देते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं। कभी कहते हैं जी ब्रीफ केस लेके गए थे, तो पूछे ना किसने दिए थे पैसे IGI के, किन्होंने बांटे थे वो पैसे, कौन लेके गया था वो पैसे? तो ये मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट को या तो वो समझते नहीं है और या उन्हें उसकी गंभीरियत का पता नहीं है। ये गुफ्तगू बहुत मोहतात अंदाज से करनी चाहिए। जो वो कह रहे होते हैं वही तो पीडीएम की तहरीक है सारी। ठीक, सही सही। लेकिन बुखारी साहब, क्या आप नहीं समझते कि इन तमाम चीज़ों को सियासत और इन तमाम जो भी मामलात चल रहे हैं उससे दूर रखना चाहिए? क्योंकि फिर जब इदारों के ऊपर बात आती है या साख की बात आती है तो फिर डेफिनेटली शोर मचता है, बात भी होती है। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में 1-on-1 और आमने सामने जो इश्यूज हैं उन्हीं को सिर्फ डिस्कस करना चाहिए? एक तो सियासतदानों को बहुत मोहतात तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुफ्तगू करना चाहिए, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट को खुद भी एक आईनी हदूद तक रहना चाहिए। ये तासुर नहीं उभरना चाहिए कि वो किसी भी नाअहल हुकूमत को हर कीमत पर बचाने और प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। जहाँ तक मरीम नवाज का ताल्लुक है, हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है।
ना हमसे फातिमा जिन्ना बर्दाश्त हुई थी, ना हमसे बेनजीर बर्दाश्त हुई, और ना शायद अब हमसे मरियम नवाज बर्दाश्त हो रही है। हमें थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी अपनी सियासत में, वरना ये सियासत क्या गुल खिलाएगी, मैं सोच के भी उसमें बिल्कुल सही। बुखारी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों एंड पर ही बर्दाश्त भी होनी चाहिए और मुहतात भी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू। और बाकी बात यह है कि पाकिस्तान में टॉलरेंस जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। सियासत में बयानबाजी की हद तक अगर बात की जाए तो वो तो हमने देखा है, लेकिन इसमें एक्शन आना और फिर जो हद क्रॉस करना वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलेंगे जी। ब्रेक के बाद हम, जैसा कि आपसे जिक्र किया था हमने कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के मुख्तलिफ लोग जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनका क्या स्टांस है इसके ऊपर वो आपको बताएंगे, और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे महंगाई की, जिसमें इजाफा मुसलसल हुआ है। गुज़िश्ता साल की निस्बत भी हमने देखा कि बहुत सी ज़रूरी अशिया जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, और गवर्नमेंट के क्लेम के मुताबिक जहाँ पर हालात बेहतर हुए हैं फाइनेंशियली, अगर देखा जाए, इकॉनमी देखी जाए, लेकिन एक्चुअली उसका इम्पैक्ट है आम आवाम तक वो नहीं पहुँच रहा। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन किया है हबीब खान, हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इस्लामाबाद से वकास अजीम ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम शहर कायद का जिक्र करते हैं और कराची चलते हैं। कराची की सूरत हाल क्या है? आज सुबह भी ये खबरें आ रही थी कि दूध मजीद महंगा हो गया और मुसलसल जो है वो वहां पर भी इन्फ्लेशन रेशो जो है वो ऊपर जा रही है। तो हबीब, आप बताइएगा जरा इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट्स की, आवाम का क्या कहना है, क्योंकि महंगाई किसी तौर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल महंगाई के हवाले से जिस तरह आपने खुद भी बताया कि जो मामलात हैं वो दिन ब दिन जो है वो हर एक चीज़ की जो कीमत है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट्स की अगर हवाले से बात करें तो खुद हुकूमती दो आदादो शुमार है उसके मुताबिक गुज़िश्ता साल फरवरी के मुकाबले में तो इन्फ्लेशन रेट कम है, लेकिन जो गुज़िश्ता 4 माह में हमारे पास इन्फ्लेशन रेट था उसके मुकाबले में फरवरी और मार्च का जो है इन्फ्लेशन रेट में अब इजाफा होना शुरू हो गया है। और अशिया खुर्दोनोश जो कि आम ज़रूरत की अशिया हैं उनकी कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस आटा, चीनी, घी और दालें जो हैं, जो कि रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनमें अगर देखा जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तेल की, जो खाने पकाने का तेल और घी है, सबसे महंगा इस वक्त आवाम की पहुंच से जो दूर चीज़ होती जा रही है वो घी और तेल है। कराची में तकरीबन खुला जो तेल है वो इस वक्त 280 से 300 रुपये फ़ी किलो में जो है वो कराची की मुख्तलिफ मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर ब्रांडेड तेल की भी बात करें तो ब्रांडेड तेल भी इसी तरह से 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है पाउच उसका पहुँच चुका है। इसी तरह से अगर दीगर चीज़ों की बात करें, चीनी की कीमत के हवाले से बात करें तो चीनी जहां गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा था एक डाउनफॉल आया था, एक ब्रेक लगी थी, उसकी कीमत को 80 रुपये तक जो है वो चली गई थी, लेकिन अब एक बार फिर 110 रुपये फ़ी किलो जो है वो कराची में उसकी कीमत हो गई है। तो शहरी जो है वो इस वक्त थोड़े से परेशान है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान है हबीब, क्योंकि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ेंगी तो वो थोड़ी थोड़ी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा परेशानी बन जाती है। वकास, जिस तरह से हबीब बताया था, कराची में कोई भी उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं बताई जिसकी कीमत कम हुई हो। शहर इक़्तिदार में बड़े बड़े फैसले होते हैं, कीमतों के हवाले से नोटिस लिया जाता है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ सका। बहुत सी मीटिंग्स हुई, बहुत कुछ हुआ, नोटिस लिए गए, वजह क्या है, आखिर क्या है सूरत हाल इस वक्त? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि यहाँ पर हर हफ्ते को वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास होता है, जिसमें मुल्क भर में बढ़ने वाली महंगाई की वजूहात का जायज़ा लिया जाता है और सूबाई हुकूमतों को ये अहकाम जारी किए जाते हैं कि वो अपने तौर पर महंगाई को किसी तरह कंट्रोल करने के इक़दाम करें। लेकिन जो अहम फैसले हैं वो बाकी इस्लामाबाद में होते हैं, क्योंकि बिजली की कीमतों में पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। और पिछले हफ्ते जब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है तो उसमें आवाम को ये खुशखबरी दी गई है कि फ़िलहाल जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर इस्लामाबाद में देखा जाए तो यहाँ पर भी जो घी और खुर्दनी तेल है उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और एक आम घी का जो फ़ी किलो का पैकेट है वो 250 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। इसी तरह चीनी भी 110 रुपये तक पहुँच चुकी है और खुला दूध जो है 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। दही की कीमत 140 रुपये में है। जो चावल मुख्तलिफ किस्म के हैं वो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। तो
खाने पीने की अशिया अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर पिछले 3 महीनों का आप जायजा लें तो मुसलसल गैस के जो बिल आए हैं वो 3000, 5000, 7000 रुपए तक एक आम और छोटे घर में रहने वाले शख्स के आए हैं। इसी तरह अगरचे सर्दियों का मौसम रहा है लेकिन बिजली के जो बिल्स हैं वो भी मुसलसल उसमें 5000 से लेकर 7000 कह रहे हैं आप आकाश, वो यूटिलिटी बिल्स हो, वो ग्रॉसरी हो, वो रोजमर्रा की सब्जियां हो या खाने की चीजें हो, मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। कहीं से भी अब जैसे कहते हैं ना कि ठंडी हवा नहीं आ रही है कि कुछ चीजें कंट्रोल हुई हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज जो हमने जरूर नोटिस की, हबीब आपकी तरफ में आऊंगी, जिसमें हमने ये देखा था कि चिकन की प्राइस जो पिछले हफ्ते में थी वो इस हफ्ते में कम हो गई है, 400 क्रॉस कर गया था। अब कीमतें दोबारा से थोड़ा डाउन आना शुरू हुई हैं। बट सिंध में अगर बात करें, पर्टिकुलरली कराची में बात करें, तो दूध का क्या मसला है? दूध माफिया या डेयरी जो एसोसिएशंस वाले हैं उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जी हम नहीं दे सकते गवर्नमेंट की तय करदा कीमत पर, और वही हो रहा है, वो नहीं फरोख्त कर रहे गवर्नमेंट की तय करदा कीमत पर। अभी दूध की कीमत क्या है और क्या इसमें कुछ सॉर्ट आउट हो सकेगा? बिल्कुल सीबल, देखें चिकन के बारे से तो आपने खुद भी अपडेट किया कि चिकन गुज़िश्ता हफ्ते तक जो है वो हमने देखा कि शहर में 500 रुपये तक फ़रोख्त हुई, लेकिन अब थोड़ा सा एक जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, तो अब 400 रुपये तक जो है वो दोबारा, और 370 तक भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज रेट जो है वो आ गया है। लेकिन अगर दूसरी जानिब दूध के हवाले से बात करें तो दूध की कीमतों के हवाले से गुज़िश्ता 3 साल से जो है वो शहर में एक तनाज़ा चल रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया और जो डेयरी फार्मर्स हैं वो अभी तक जो है वो दूध के निर्खों के हवाले से फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कई बार जो है वो अदालतों में इस बार पेशियाँ हुई हैं और साथ ही साथ जो है वो मुलाकातें भी जारी रही हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशंस की, और जो ज़िला इंतज़ामिया है, कमिश्नर कराची और दीगर जो डीसीज़ हैं वो सब इस मामला पे हमेशा बैठते रहे, लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका है। 2018 से कमिश्नर कराची का जो प्राइस लिस्ट है वो 94 रुपये फ़ी लीटर पे ही दूध मुकर्रर है, लेकिन इसके बरक्स शहर में गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान खुद जो है वो इजाफे का सिलसिला जारी रहा है। पहले 100 रुपये, फिर 110, और गुज़िश्ता साल 10 रुपये इजाफे के बाद 120 किया गया था, लेकिन अभी 1 मार्च से 130 रुपये फ़ी लीटर जो है वो कीमत कर दी गई। और 15 दिन के दरमियान अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई किसी किस्म की कार्रवाई की गई हो। जिला इंतजामिया ने 1 मार्च को भी जो है वो ये कहा था कि जो महंगा दूध फरोख्त करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। बेसिकली खुद साख्ता कीमतें बढ़ रही हैं, अभी तक किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका और ना ही कोई मुज़ाकरात हो। हबीब खान आप साथ ही मौजूद रहिएगा। वकास अजीम, जिसने हबीब बता रहे हैं कि खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, आप बताइएगा, गवर्नमेंट जिस तरह से हमने बात की कि कोशिश करती है लेकिन शायद वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, क्या वजह है, क्या तरीका है? ये अगर माफिया है तो कैसे लड़ना है, कोई प्लान है? क्योंकि आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा फिर? जी, हुकूमत के पास महंगाई के जिन को कंट्रोल करने का, और जिला इंतजामिया की बात की जाए तो इस महंगाई के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। दुकानदारों से बात की जाए तो दुकानदार कहते हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो आती है उन्होंने उस अशिया उसी रेट के ऊपर दूध है, चीनी और घी के वो भी की कोई कार्रवाई नहीं होती। आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं आ पा रही, आई थिंक सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, लेकिन जो क्रक्स है वो समझ आ गया, क्योंकि इससे पहले जो आप अपडेट्स दे रहे थे, हम कराची की बात कर रहे हैं कि 130 रुपए फी लीटर दूध मिल रहा है, तो इस्लामाबाद में भी 120 रुपए फी लीटर दूध मिल रहा है। तो हालात कराची हो, इस्लामाबाद हो या पंजाब, लाहौर हो, महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ ही रही है और कहीं से भी रिलैक्सेशन वाला एलिमेंट जो है वो बड़ी परेशानी है और सिर्फ दावे नजर आते हैं, अमल दरामद उस पर कोई नजर नहीं आता, प्लान कोई नजर नहीं आता। वकास भी एंड पर यही बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके अलावा एक मामला जिस पर हम बात करेंगे और लोग थोड़ा सा खुश हुए कि शायद अब ये जो डिलेइंग मामला थे PSL 6 के हवाले से, वो अब नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ये अच्छी खबर है कि जून में मैचेस होने हैं, तो पाकिस्तान के अवाम और जो बोर्ड है और जो फ्रेंचाइजेज हैं उनमें जो प्लेयर्स हैं वो सब इस हवाले से अब पुरुमीद नजर आते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैच जो है वो 20 मैच जो है वो जून में कराने का अब ये फैसला किया गया है और छठा एडिशन गुज़श्ता हफ्ते कोरोना केसेस की वजह से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया था और लोग बड़ा डिसहार्ट हो गए थे, बट आई केप्ट टेलिंग देम कि ये पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। सो अभी तक का जो ऐलान किया गया है, आई होप कि उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो जरूर हो कि जो HBL PSL है
6 उसके बकिया मैचेस जून और कराची में ही होंगे। अभी तक जो डिसाइड किया गया दूसरा मरहला और फाइनल मैचेस जो हैं वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने थे, ताहम अब ये तमाम मैचेस कराची में ही होंगे और ये फैसला बोर्ड और 6 टीमों के नुमाइंदगान ने इजलास में जी। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है, बड़ा अहम फैसला जिसकी वजह से पिछली दफा भी ये परेशानी उठानी पड़ी कि बायो बबल को कैसे सिक्योर किया जाएगा, उसमें किसी किस्म की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना हो, तो सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद लेने का फैसला किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी और वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि कोई बायो बबल को ना तोड़े। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 7 रोज़ का क्वारंटीन करना होगा, जो भी प्लेयर गैर मुल्की पाकिस्तान में आता है तो वो 7 डेज़ का क्वारंटीन करेगा और उसके बाद ही बायो बबल को ज्वाइन करेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको इंश्योर करना ज़्यादा अहमियत का बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं हम पहले से ही, माशाल्लाह भी कह देते हैं कि नजर ना लगे, और रिक्वेस्ट कर देते हैं तमाम प्लेयर्स से कि प्लीज इस दफा जितने SOPs हैं उनको जरूर फॉलो करें। आप लोगों की वजह से आवाम जो है वो अच्छी क्रिकेट और एक एंटरटेनमेंट जो उनका एक जरिया होता है उससे महरूम हो जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि उन तमाम प्लेयर्स को भी पता है, मैनेजमेंट को पता है कि कौन कसूरवार था। अगर वो ओपन नहीं भी होता तो आपको खुद पता है, तो आप हम जिस तरह से कह रहे हैं कि हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा से ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आप लोग मतलब बाशोर लोग हैं, एडल्ट्स हैं, तो समझदारी का मुजाहरा कीजिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट स्टूडियो में मौजूद होंगी। डॉक्टर आयशा सलीम है, शी इज द फर्स्ट ब्लाइंड PhD स्कॉलर, वन ऑफ द फर्स्ट एंड टैलेंटेड वंस। तो उनसे हम बात करेंगे और आपकी मुलाकात भी कराएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और हौसले, अगर हम बात की जाए तो हौसलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई कमी हो, या फिर इसके अलावा अगर आपके आगे सामने कोई हडल आए, तो पाकिस्तानी आवाम ऐसी है जो कि किसी भी किस्म की हडल को अबूर करने में, उसको क्रॉस करने में अपना नाम रखती है। और हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम आपसे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपको दिखाते हैं, उनसे मिलवाते हैं, ताकि आपके अंदर भी मजीद हौसला पैदा हो। बिल्कुल। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, मैं कभी भी स्पेशल पीपल नहीं कहती, मैं कभी डिसेबल का वर्ड यूज़ नहीं करती, मैं डिफरेंटली एबल्ड का लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि आपके अंदर फिजिकली अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो आप उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाते, बल्कि आप अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो, अपने हौसले और बुलंद करते हो। और हम जैसे आम इंसानों से ये लोग कहीं ज़्यादा हौसलामंद होते हैं, कहीं ज़्यादा डिटर्मिनेशन रखने वाले होते हैं। तो ऐसी ही एक मिसाल से आपको मैं मिलाऊंगी आज, जिनका नाम है डॉक्टर आयशा सलीम। ये शी इज़ द यंगेस्ट ब्लाइंड PhD स्कॉलर। ना सिर्फ इन्होंने PhD की बल्कि अब आगे तालीम भी दे रही हैं और टीचर भी हैं, लेक्चरार भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। तो उनका ये पूरा सफ़र कैसा रहा, उन्हीं से बात करते हैं कि कहाँ से ये चैलेंजेस अबूर करने का हौसला उन्होंने इकट्ठा किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपकी तशरीफ। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त दिया। हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी आवाम है जो कि हौसले उनके कभी पस्त नहीं हुए और वो हमेशा चैलेंज को अबूर करते हैं। आपने ये चैलेंज अबूर किया, क्योंकि बहुत से लोग कहते होंगे कि PhD आप कैसे करेंगी, ज़्यादा आगे पढ़ाई कैसे करेंगी, तो बताइएगा अपने सफ़र के बारे में। देखिए, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ और दुनिया को ऐसा लगता है कि जब आपके साथ कोई इम्पेयरमेंट होती है और यू आर डिफरेंटली एबल, तो आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगी। एंड एट एवरी स्टेज वो आपको ये कहते हैं और आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आपके साथ एक प्रॉब्लम है, आप कैसे सर्वाइव करोगे, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे जाओगे। उसके बावजूद मेरी फैमिली सपोर्टिव थी और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वंस दे आर एजुकेटेड, दे आर एस्टेब्लिश्ड, दे कैन लीड देयर लाइफ, दे कैन अफोर्ड देयर लाइफ। तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज आई, सोशल बिहेवियर्स थे ऑन द पार्ट ऑफ फेलोज आपके जो होते हैं, इवन कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। दे थिंक कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सिंपैथी की बेस पर है। कोई सिंपैथी की बेस पर इतनी दूर तक किसी को नहीं पहुँचा सकता अगर वो इंसान खुद मेहनत ना करता हो। तो PhD means you have 23 years of education from 1 to the moment you complete your PhD। बिल्कुल। तो शौक था बहुत मुझे डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाने का। अच्छा। तो MBBS डॉक्टर बन नहीं सकती थी क्योंकि वो साइट पे बेस करती है सारी की सारी चीज़। तो मुझे 6th क्लास में मेरे टीचर ने बताया था कि बेटा आप PhD करके अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। फ्रॉम दैट मोमेंट एक ड्रीम लिया आपने फिर कि PhD तो होगा और डॉक्टर भी लगेगा ना, इंशाल्लाह वो कंप्लीट भी हो गया। डॉक्टर साहिबा, बड़ा मुश्किल है ये PhD करना, कोई आसान काम नहीं है, हम जैसे आम लोगों के लिए भी आसान काम बिल्कुल ऐसे ही। आप तो फिर थोड़ा चैलेंजेस के साथ, बड़ी हौसले के साथ कैसे रहा ये सफ़र? PhD में किस किस ने हेल्प की, इंस्टीट्यूट का कितना रोल था उसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई स्पेशल इस तरह के इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं जहाँ पे वो आपको फैसिलिटेट भी करें, अकोमोडेट भी करें।
तो चैलेंजेस तो एजुकेशन के भी बड़े थे और सिनेरियोज के भी, सिचुएशंस के भी बड़े थे। अच्छा, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे थ्रू आउट माई एजुकेशनल जर्नी टीचर्स बहुत कमाल मिले। मेरे जो पीएचडी के सुपरवाइजर्स हैं डॉक्टर यार मोहम्मद एंड डॉक्टर साजिद मसूद, वो इतने कोऑपरेटिव थे कि शायद उतना कोऑपरेटिव इंसान मैंने नहीं देखा। मतलब अगर मुझे मैसेज भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं व्हेन यू लिसन दिस मैसेज कॉन्टेक्ट मी, instead of saying कि when you see this message. तो this is the level of accommodation that they provided me. और उनको पता था मेरी कहाँ पे limitations हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अच्छी कर सकती हूँ, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे assistance की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे कुछ क्लास फेलोज ने मेरी हेल्प की, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी हेल्प की। जहाँ मैं पढ़ाती हूँ पिछले 6 साल से, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं। दे हेल्प्ड मी इन सो मैनी वेज। तो आप ये कह सकते हैं कि इंसान कोशिश करता है और अल्लाह मदद भेजता है फिर। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर आयशा, जैसे आपने कहा कि फैमिली भी सपोर्ट करती थी, आपके फ्रेंड्स और उसके अलावा आपके जो टीचर्स हैं, आपका स्टाफ है, जो भी आपके साथ में स्टूडेंट्स भी हैं, सब ने आपको सपोर्ट किया है। इसके अलावा अब चूंकि आपने माशाल्लाह पीएचडी कर ली है, डॉक्टर आपके नाम के साथ लग चुका है और आप रिसर्च पेपर्स भी तैयार कर रही हैं। हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी आपके रिसर्च पेपर्स रिप्रेजेंट हुए हैं। तो उस बारे में बताइएगा, क्या किया उसमें? बेसिकली मेरे 3 रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो चुके हैं वो मेरी अपनी स्टडी में से हैं, एंड दैट इज चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ नोविस एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल टीचर्स। और मेरा जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था, इट वाज अबाउट सेल्फ क्रिएटेड चैलेंजेस जो टीचर्स अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं थ्रू देयर एंगर, इंसल्ट, हाइपर हो जाते हैं, अनप्रिपेयर्ड आते हैं क्लास में। कैसे करनी है उसमें? उसके अंदर ये है कि इन चैलेंजेस को आप कैसे एक्सप्लोर करके खुद कम करें ताकि आपकी क्लास में बच्चों के बिहेवियर्स जो हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते। देखिए, टीचर ऑफेंडिंग होगा तो बच्चे नेचुरली ऑफेंड होंगे, बच्चा रो पड़ेगा या बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो आपके बिहेवियर्स ऐसे होने चाहिए कि आप स्टूडेंट के बिहेवियर्स को हैंडल कर सकें, नॉट दैट यू इंस्टिगेट देयर बिहेवियर्स। जबरदस्त। और ये बड़ा मैटर भी करता है। डॉक्टर आयशा, चूंकि आप एक स्कॉलर भी हैं और आपकी बात की वैल्यू भी है, समझ भी आती है लोगों को। आप जैसे और बहुत से लोग हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं या जिनके यहाँ उस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया कि दे बिकम समथिंग आउट ऑफ देयर लाइव्स। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, कहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है, सिस्टम कहाँ स्ट्रांग होना चाहिए कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको अकोमोडेट भी किया जा सके और उनके लिए आसानियाँ भी पैदा की जा सके? सबसे पहले हमारे किसी भी घर में अगर अब एक बच्चा विद अ डिसेबिलिटी पैदा हो, उसे उसकी फैमिली एक्सेप्ट करे और ओन करे। हम उसे छुपा ना दें जिस तरह से अक्सर लोग करते हैं, हम उसे छुपा देते हैं या हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, हम उस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं देते। दूसरा, हम उस बच्चे को लिविंग स्किल्स सिखाएं, सरवाइव करना उसने माशरे में, वालिदैन हमेशा नहीं रहते। नंबर 3, हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर ये बताया जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में डाइवर्स एबिलिटीज़ के हिसाब से एजुकेशनल सिस्टम को अकोमोडेशन होनी चाहिए। हर बच्चे की अपनी पोटेंशियल है। एक बच्चा जो है वो हैंड राइटिंग से पेपर नहीं दे सकता, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ गिविंग पेपर थ्रू कंप्यूटर। आप उससे डिफरेंट सोर्सेज दें, आप उसे फुल अपॉर्चुनिटी। आपकी बात ठीक है कि रिसोर्सेज होने चाहिए, फैमिली भी सपोर्ट करे और उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन साथ ये क्या हमारे, आपने क्योंकि सिस्टम से गुजरी हैं, ये हमारे सिस्टम में ये चीज़ें हैं अवेलेबल, रिसोर्सेज इतने हैं कि हम लोग इतने जो है लोगों को केटर कर सकें? नियत की बात है मुझे लगता है। अच्छा, जहाँ आम बंदा सर्वाइव कर रहा है ना, वहाँ अगर ह्यूमन बीइंग सपोर्ट करना शुरू करते हैं ना, तो हम कम फैसिलिटीज में भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ी, वो 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, और उन तीनों यूनिवर्सिटीज ने मुझे फैसिलिटेट किया। तो दैट मीन्स कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर नियत हो तो। अगर नियत सही है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आगे आपका क्या प्लान है? एक तो आप पढ़ा भी रही हैं बच्चों को, पढ़ाते हुए जरा बताइएगा एज अ प्रोफेशनल चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। बच्चे टेक एज ऑफ यू आर नॉट बीइंग सीन टू देम, वो आपको डॉज करने की कोशिश करते हैं और जाहिर सी बात है हम बाय नेचर चीटिंग करते हैं। तो लेकिन मेरी हेयरिंग सेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बच्चा अपनी सीट से उठा भी है तो मैं पूछूंगी बेटा क्या काम है, पहले आगे जाने से पहले मुझे बता के जाओ। और या अगर मुझे कल परसों मेरा एक स्टूडेंट खुद फोन करके रिमाइंड कराया था, मैम आपको याद है आपकी क्लास में मैं बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहा था तो आपने कहा था बेटा खड़े होकर प्रेजेंटेशन दो। तो मतलब आपको पता चल जाता है ना, वॉइस आपको एक्सपीरियंस के साथ हुआ है या फिर कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं? देखिए, आप जब बाय बर्थ अपनी
हियरिंग सेंस पे रिलाई कर रहे हैं तो नेचुरली आपको फ्रीक्वेंसीज का पता होगा, किस फ्रीक्वेंसी से वॉइस आ रही है, किस बंदे ने अपनी वॉइस चेंज करने की कोशिश की है, कौन बच्चा जानबूझ के शो कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ नीचे मुंह करके बोल रहा है और जबकि वो मोबाइल यूज कर रहा है, तो यू नो इट वेरी वेल। तो आपके लिए ये चीजें मैनेज करना, और जनरली भी कहा जाता है ना आपकी इंस्टिंक्ट्स और आपकी सेंस बाकी की जो है बिल्कुल बेहतर हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और आप डॉक्टर साहब सिस्टम ने आपको एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट इंस्टीट्यूट एज वेल कि जिन्होंने आपकी इस कमी की वजह से ये नहीं कहा कि हम इनको एज अ टीचर हायर नहीं कर सकते। एंड आपने कहा कि 6 साल हो गए आप यहाँ पर जी, और मैं ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हुई थी। मुझे मतलब आई वाज द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, मैंने वहीं से एमफिल किया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, और फिर इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू जिसमें मैं क्वालिफाई भी हो गई। और आई थिंक इफ यू आर कॉम्पिटेंट, देखिए हम हमेशा सिस्टम को ब्लेम करते हैं, वी नीड टू डेवलप आवर सेल्व्स फर्स्ट। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मैंने अपने ऊपर मेहनत की है। मैं कहूँ कि जी मैं अपने आप को छोड़ दूँ, आई डू नॉट ड्रेस अप द वे अदर ड्रेस अप, आई डू नॉट कैरी माई सेल्फ द वे अदर कैरी देमसेल्व्स, और फिर मैं कहूँ कि आप मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो ऐसा नहीं होता। ये कॉम्पिटिटिव जमाना है, इसमें आपको चलने के लिए आपको एक एक जगह पे, एक एक कदम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जबरदस्त बातें की आपने डॉक्टर साहबा। आगे क्या प्लान है लोगों को इंस्पायर करने के लिए? कुछ लोगों को आप बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्लान होते हैं ना सोशल वर्क में भी आपका है आइडिया कि आप आगे निकलना चाहती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी हेल्प आउट कर सकूँ। आई रीच टू दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ सपोर्ट। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं है या जिनको फैसिलिटीज उतनी शायद नहीं मिली, और बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होते। तो उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अकॉम्प्लिश करूं। आई हैव द ड्रीम टू रीच टू द लेवल ऑफ प्रोफेसर इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको इसमें ज़रूर कामयाब करे। डॉक्टर आयशा, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ना सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि हम सब के लिए इंस्पिरेशन है कि अगर आप कुछ ठान लें तो ज़िंदगी में कोई भी कमी जो है वो आपको जिसे कहते हैं ना कि पीछे नहीं हटा सकते। अगर आप इफ़ यू डिड समथिंग तो यू कैन अचीव दैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, और अगर नहीं भी हैं तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस है जो कि मैटर करता है, और फैमिली की एक्सेप्टेंस है जो कि मैटर करती है, और फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरत है ऐसे केसेस में। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको अगली स्टोरी बताएंगे जी। अगली स्टोरी हमारी है जी, ISPR ने एक कौम एक मंजिल का मैसेज जो जारी किया है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से 23 मार्च की मुनासिबत से एक नया नगमा एक कौम एक मंजिल जारी कर दिया गया है। और इस साल नगमे को गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने गाया है, और जबकि गाने की मौसीकी भी अली जफर ने खुद तरतीब दी है। तराने का मकसद एक कौम एक मंजिल के मकसद को उजागर करना है। और मिल नगमे के बोल जो हैं आबिद हुसैन ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक प्रोड्यूसर जो हैं वो सरमद गफूर हैं। नगमे की थीम क्या है? इस साल जो नगमे की थीम है वो हसूल पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म की कुर्बानियों के बारे में पैगाम शामिल है, जबकि नगमे में पाकिस्तानी कौम के अज़्म और हिम्मत की अक्कासी भी की गई है। और नगमा एक कौम एक मंजिल 81 बरस गुजर जाने के बाद भी कौम के इत्तेहाद और अज़म और रोशनी डाल रहा है, जिसमें हमदर्दी, रवादारी, अखुवत, वहदत का एहसास है। वो जौहर मुख्तलिफ सकाफतों मज़ाहिब के माशरे को मुस्तहकम करती है। बिल्कुल। और ये जो है थोड़ा सा आपको हम दिखा भी देते हैं, और टाइम हमारे पास बिल्कुल होंगे, लेकिन हमने उसके मनाजिर जो है वो आपको जरूर दिखा दिए, और आप उसको सुन भी सकते हैं। प्रोमो भी आपको दिखाया था, लेकिन अभी फिलहाल हमें आपसे इजाजत लेनी है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।